उसका एक ट्रांसक्रिप्शन, अभी जब कोर्ट में चार्जशीट के साथ जब ट्रांसक्रिप्शन भेजते हैं तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, आप मैं कोई भी उसे मांग सकता है, आप भी मांग सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा किसी ने बताया कि आजकल वो कोर्ट में इजीली नहीं देते, कुछ ना कुछ बहाना बना के टालते हैं। फिर भी मुझे किसी तरह से उसकी एक मीटिंग का ट्रांसक्रिप्शन मिला है। मैं उसमें की कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो मैं आज उनकी ही जबान में पढ़ के दिखाऊंगा। वी विल फाइट द कॉन्स्टिट्यूशन, विल फाइट द नेशन, दिस नेशन इज नॉट आवर्स। ये देश हमारा नहीं है। ये पुरोहित वर्किंग सर्विंग आर्मी ऑफिसर बोलता है। वही पुरोहित दूसरी बार कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलता है, वी हैव टू फाइट द कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टू फाइट फॉर आवर इंडिपेंडेंस। फिर पुरोहित बोलता है हिंदी में, इस संविधान को मानना ही नहीं है, नॉकिंग डाउन एक ही तरीका आवश्यक है। फिर दूसरे एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर उपाध्याय हैं, वो कहते हैं, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, will not be acceptable to us, another constitution will come in place and then Hindu राष्ट्र is established। फिर ये एक मुद्दा हो गया। अभी दूसरा मुद्दा जो है वो हिंदू राष्ट्र प्रस्थापित करना, उसकी एक गवर्नमेंट इन एक्साइल, यानी अगर राष्ट्र भी नहीं हुआ तो एक गवर्नमेंट फॉर्म करके बाहर, देश के बाहर वो गवर्नमेंट करना, उसे गवर्नमेंट इन एक्साइल बोलते हैं। और ये हिंदू राष्ट्र का मामला इंटरनेशनल फोरम में या यूनो में ले जाना, इसके बारे में उनका डिस्कशन चल रहा है। उसमें पुरोहित बोलते हैं, ये भारत हमारा हिंदू भारत देश नहीं है, जो हम जीत के हासिल करेंगे वो हिंदू भारत देश होगा। वी हैव टू फाइट आवर इंडिपेंडेंस, वी हैव टू टेक दिस इश्यू टू द इंटरनेशनल फोरम एट द अर्लीस्ट। फिर उपाध्याय बोलते हैं, स्वामी जी को एड्रेस कर रहे हैं, हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट इन एक्साइल स्थापन करें, यानी देश के बाहर एक गवर्नमेंट स्थापन करें। तो कोई तो बोलता है कि भाई थोड़ा लोगों को तो आने दो, तो उस पर वो बोलते हैं जो आते हैं उनको आने दो बाद में, लेकिन अगर लोगों के लिए वेट करते रहेंगे तो लोग आते ही रहेंगे जिंदगी भर, यानी उनको जल्दी करना है। फिर उपाध्याय बोलता है, टिल वी अचीव द गवर्नमेंट इन एक्साइल विल वर्क विद इन द सिस्टम, तब तक हम सिस्टम में वर्क करके उसे सैबोटाइज कर देंगे, तोड़ देंगे, ऐसा उनका कहना है। सुधाकर द्विवेदी, यानी उनका ही नाम दयानंद पांडे, बोलते हैं ये जो मीटिंग है इसका उद्देश्य है कि बीजारोपण कर दे, एक बार उसका बीजारोपण कर दे। इसका बीज लगाने से मतलब है, इसका मेन फंक्शन है यूनो तक इस मामले को पहुंचा के वहां से रजिस्ट्रेशन करना है और गवर्नमेंट इन एक्साइल का निर्माण कर लेना है। उनको ये यूनो में मामला ले जाना है। एंड देन इन 10 years or 15 years to take over. For this they had started discussions with 2 foreign powers. One is Nepal and second is Israel. फिर पुरोहित तीसरा मामला है कि ये जो हिंदू राष्ट्र जो कर रहे हैं, इसके लिए इन्होंने नेपाल की जो उनका नेपाल से कि किंग से जो डिस्कशन हुआ उसके बारे में बताते हैं पुरोहित कहते हैं कि किंग ज्ञानेंद्र के साथ हमारी मीटिंग तय हुई थी 24 जून 2006 को, और पिछले साल 13 फरवरी 2007 को ये मीटिंग तय हुई थी टेलीफोनिकली। एक कर्नल प्रज्वाल हैं, ये इसके नेपाल के, उनको अभी इंटेलिजेंस के ब्रिगेडियर बनाया गया है। उन्होंने बहुत कष्ट ये मीटिंग की थी। मैंने उनको प्रपोजल दिया था, द किंग हैड एक्सेप्टेड द प्रपोजल। मेरे 20 लोग आपके यहाँ पे ऑफिसर बन के ट्रेनिंग करेंगे हर 6 महीने में। एक साल में मुझे 40 लोग यानी ऑफिसर मिलेंगे और मेरे 200 लोग आपके यहाँ जवान करके ट्रेनिंग लेके, ऐसे मुझे एक साल में 400 लोग मिलेंगे। आप, you being an independent nation, ask for AK-47 from Czechoslovakia. जो हिंदू राष्ट्र बनने के रास्ते में आएगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। यह ब्राह्मणी साजिश है।
अर्थात मूल निवासी बहुजन समाज जिसमें दलित, ओबीसी, मुस्लिम आते हैं, उनका कत्ल कर दिया जाएगा। मोहन भागवत जो आरएसएस के मुखिया हैं, उनकी मीटिंग कर्नल पुरोहित से होती रहती थी। इसका खुलासा खुद कर्नल पुरोहित ने किया। And King of Nepal had agreed to train their cadre. They requested the king to purchase, because these AK-47s are not given to individuals, only to nations, countries. He requested the king to purchase those weapons, and he said, but we'll pay for that. So you can imagine how much money they must be having. जो भी सियासतदार थे, जो भी कुछ कौमी लीडर्स थे, बिल्डर्स, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ डायमंड मर्चेंट्स, पैसा भी चाहिए ना। उनको जो लगता था कि जो अपने साथ में आएंगे, उनको साथ बुला के उनकी मीटिंग्स लेते। So names of all the sympathizers, all the supporters, all the political leaders, all the religious leaders are there in the laptop. They have collected funds worth crores of rupees from the builders, from the corporates, from the industrialists, and from so many people. The list of all important persons was in the laptop. भगवा झंडे को राष्ट्र ध्वज बनाकर हिंदू राष्ट्र का दफ्तर इजराइल में खोलकर देश और संविधान को नष्ट करना चाहते हैं। इस देश की आईबी पूरी तरह से ब्राह्मणी है और हेमंत करकरे की मौत में भी उनका हाथ होना स्वाभाविक है, क्योंकि हेमंत करकरे पूरा भेद खोलने जा रहे थे। करकरे की मौत हो चुकी थी। 60 घंटे तक देश को गुमराह किया गया। इस देश की मीडिया ने उस जगह फोकस ही नहीं किया जहां करकरे को मारा जा रहा था। करकरे जी को मारने का मोटिव बिल्कुल साफ था। करकरे की हत्या एक साजिश थी जिसमें मुख्य भूमिका ब्राह्मणी आईबी की थी। इसका खुलासा भारतीय सरकार के भूतपूर्व आईजी ने की है। आइए देखिए। Of all the prominent religious and political leaders who were supporting them have been mentioned. Details of their meetings with them is mentioned. And even the industrialists, the builders, the jewelers or the diamond merchants, whoever gave them huge amount of funds, their names have been mentioned. All this material is available. It was appearing in press every day. Till 26th of November, if you read the newspaper, this information was appearing. And it appeared that Karkare will any day arrest these important leaders and important industrialists and diamond merchants. That was their fear. वो 13 लोग हैं जिन्होंने की धमाकों की फंडिंग। ये अहम और सनसनीखेज जानकारी मिली है मुंबई एटीएस को। अब एटीएस इनकी तलाश में जोर शोर से लगी है। कौन है वो 13 नाम? कैसे दिए उन्होंने पैसे? कहां से आए पैसे? कितने पैसे दिए गए? ये वो अहम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। एटीएस को मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी 13 लोग गुजरात और इंदौर के बड़े कारोबारी हैं। ये कारोबारी हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हैं। इनमें से 2 आंगड़ियां भी हैं, यानी वो जो हवाला का काम करते हैं। एटीएस के मुताबिक मालेगांव बम धमाके में इन दोनों आंगड़ियों का बहुत बड़ा रोल है। लेफ्टिनेंट पुरोहित के लैपटॉप से मिली जानकारी के बाद मुंबई एटीएस उन 13 लोगों की फहरिस्त बनाने में जुट गई है, जिन पर आरोप है कि इन लोगों ने हवाला के जरिए इस पूरी साजिश में फंडिंग का काम किया है। एटीएस की माने तो 12 दिनों तक महाराष्ट्र के सिंहगढ़ में चली ट्रेनिंग में कुल 115 लोग शामिल थे। इनमें से 54 लोगों को अलग से ट्रेनिंग दी गई और उनमें से कुल 17 लोगों को लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने खुद चुना। इन्हें बाद में अगले 10 दिनों तक हथियारों के इस्तेमाल और पाइप बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई। कैसे रची गई साजिश? कौन कौन था धमाके का मास्टरमाइंड? कहां से आया पैसा? किसने दिया पैसा? कितने लोगों ने ली बम बनाने की पक्की ट्रेनिंग और कहां दी गई ट्रेनिंग? ऐसे तमाम अहम सवाल जिनके जवाब मुंबई एटीएस बेसब्री से तलाश रही है। ये लैपटॉप है लेफ्टिनेंट कर्नल पीएस पुरोहित का, वो कर्नल जिसे मालेगांव धमाके का एटीएस मास्टरमाइंड बता रही है। अब एटीएस को यकीन है कि ये लैपटॉप उन तमाम अधूरी कड़ियों को जोड़ने में मदद करेगा जिसके जरिए आतंकवाद के इस नेटवर्क का कच्चा चिट्ठा खुल सकेगा।
एक एक करके मालेगांव बम धमाके की कड़ियां जोड़ ही मुंबई एटीएस के हाथ वो लैपटॉप लग गया है जो पिछले 29 अक्टूबर से बड़े रहस्यमय ढंग से लापता था। अब एटीएस को उम्मीद है कि इस लैपटॉप से उनके उन तमाम सवालों के जवाब जल्द ही मिल पाएंगे जिनका जवाब वो लेफ्टिनेंट कर्नल पीएस पुरोहित से जानना चाहती थी। So they had the fear that if the laptops were made public and this investigation is taken to its logical end, these leaders would not have a face to come in the public or face the public. At a time, in one of the news items, they have said at a time, training was going on at 53 places. Purohit, he was intelligence chief of the army, and he was taking away the RDX from the army depots. That has also come in this thing. All these factors, they have been recorded in these laptops. आईबी ने जानबूझकर इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप किया जिससे ब्राह्मणी साजिश बेनकाब ना हो जाए। बीजेपी, आरएसएस और भगवा ब्रिगेड हेमंत करकरे के खिलाफ थे। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा शैतान है। ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने सभी साजिशों को बेनकाब किया। सुनिए। दुनिया का सबसे बड़ा शैतान अमेरिका है और उस शैतान की मूल ताकत जिहानिज्म है। उन लोगों ने अमेरिका में इस समाज को खत्म कर दिया, तबाह कर दिया है। लोग आज इधर क्रिश्चियन बोलने के वो डरते हैं। उनके हाथ में पूरा इंडस्ट्री है, पूरा पैसा है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। तो ये चीज को ध्यान में रखना चाहिए हम लोग। क्या अभी मुशर्रफ साहब ने एक चीज बताई, आपने सुना कि कर्नल पुरोहित और उपाध्याय इन्होंने क्या किया, इजराइल के पास गए और उन्होंने बोला हमको मदद चाहिए, गवर्नमेंट इन एक्साइल हमको दो। नंबर 2 उन्होंने बोला हमको हथियार दो, हमको मदद करो। तो मोसाद ने बोला कि हम आपको हथियार देंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे। इसका मतलब क्या है कि इजराइल और मोसाद भारत के अंतर्गत मामलों में हस्तक्षेप कर रहे, दखलंदाज कर रहे हैं। तो मैं इंटेलिजेंस में 4 साल काम किया हूं, आईबी के साथ भी किया हूं, ऑपरेशन भी किया हूं, तो ये हमें पता है। लेकिन ये मनमोहन सिंह को भी पता है, ये सोनिया गांधी को भी पता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी को भी पता है। लेकिन इनको आईबी ऐसे ही चाहिए, उनको बदलना नहीं है। उनको ब्राह्मणवाद से गिरा हुआ आईबी चाहिए। इसलिए ये गवर्नमेंट है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, आईबी का डायरेक्टर मैं अपॉइंट करता हूं। परसों संधू को एक अपॉइंट किया उन्होंने, कैसा है मुझे पता नहीं, लेकिन ये गवर्नमेंट की जवाबदारी है। तो हम आईबी को दोष देके हम चुप नहीं बैठ सकते। एक गवर्नमेंट का काम है कि आईबी को साफ करना, ठीक करना, और अगर नहीं करते तो जानबूझ के नहीं करते, ये मेरा कहना है। और इसलिए अगर इनको जानबूझ के नहीं करते तो क्या सजा देनी है आप लोग को पता है, लेकिन आप लोग देते नहीं है, आपके वजह से वो उधर है, और इसलिए आईबी ऐसी है। तो ये चीज आप ध्यान में रखो। इसलिए सीआईए जो है वो अजीब खेल करता है। एक साइड मोसाद इजराइल क्या है, अमेरिकन हथियार बेचने का एक एजेंट है। अमेरिकन हथियार कौन बनाता है, वो जिहानिस्टिक लॉबी बनाती है, वो बोइंग हो कुछ भी हो। इसलिए दहशतगर्दी पूरे दुनिया में उनको चाहिए, उनको कहां अमन चाहिए। और दूसरी तरफ आईएसआई है। पाकिस्तान अफसरों के साथ मेरा बहुत ताल्लुक आया है। कब आपके में बॉर्डर में रहते थे, हम फायरिंग करते थे, एक दूसरे को मारते थे, फिर बोलते अरे फायरिंग बंद करना चाहिए। फ्लैग मीटिंग होता था, मुशर्रफ को भी मिला हूं फ्लैग मीटिंग में मैं। तो उधर आके क्या होता था, उधर आके ऑफिसर में क्या हो सकता है आप सोच लो। तो यारी दोस्ती होती, गप्पे होते थे। पाकिस्तान आर्मी इज नॉट पाकिस्तान आर्मी, इट इज अमेरिकन आर्मी, ये ध्यान में रखो। आईएसआई इज नॉट पाकिस्तान आईएसआई, इट इज सीआईए आईएसआई, ये ध्यान में रखो। ये रिलेशनशिप जो है वो अफगानिस्तान के 80 साल के दौरान में जब मैं इंटेलिजेंस में था तब वो रिलेशनशिप बनी है, वो आज तक कायम है। और इसलिए ये जो है इनका पार्टनर इस देश में कौन है, लेकिन
वो ठीक है, अमेरिका कुछ भी कर रहे, लेकिन इस देश में उनका पार्टनर कौन है सोचना चाहिए। अजमल कसाब को 2 दिन पहले उसी इलाके में देखा गया। आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि 26 तारीख को आतंकवादी आए और होटल इत्यादि में जाकर गोलियां चलाई।